Class 11 Political Science, Chapter 1 Constitution. This is the 9th video of this chapter. In the previous video, we tried to understand the following points. Now I will explain in detail. The first word is यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी. हम लोगों ने बेटा इसके बारे में पहले भी बात की है और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है. क्लास 9th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है. यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा, या फिर जब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च की है, काम किया है, तो जब हम लोग कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जीन जॉर्ज रूसो की जब बात की जाती है, तो कुछ आइडियाज़ उनके कुछ इस तरीके से दैट कि जितने भी रिच हैं या जितने लोग टैक्स पे करते हैं सिर्फ वही वोट देने चाहिए. कुछ लोगों ने ये कहा कि फीमेल्स को वोट देने का कोई राइट नहीं होना चाहिए, कि विमेन को राइट देने का कोई पावर नहीं है या नहीं देना चाहिए. इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं राइट्स के रिगार्डिंग, तो कुछ फिलोसोफर सामने और उन्होंने कहा कि सिर्फ जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं या फिर जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, जो लोग स्पेसिफिकली पढ़े लिखे हैं, दोज आर एजुकेटेड, सिर्फ उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए. पर जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात की जा रही है तो कुछ आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया और ये कहा गया कि यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग किसी भी टाइप का किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और हम हर एक पर्सन को वोट देने की पावर देंगे. दूसरी चीज़, फीमेल्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज द मेल्स, तो दोनों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राइट्स दिए गए हैं. ऑल्दो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा राइट्स को या राइट टू वोट जैसे पावर को यूज़ करने के लिए. जैसे कि सऊदी अरेबिया एक नेशन है जहाँ पर 2015 के आसपास फीमेल्स को राइट टू वोट मिला है. तो कुछ ऐसे नेशन जिन्होंने इसको शुरू से ज़्यादा तवज्जो या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, पर इंडिया ने सिंस इंडिपेंडेंस हम लोगों ने हर एक क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन के पर्सन को जो कि 21 एंड अबव था. बेटा मैं 21 इसलिए बोल रही हूँ कि शुरुआत में इट वॉज 21 या बिगनिंग में एज जो रखा गया था मिनिमम वो 21 था, इसलिए मैं 21 बोल रही हूँ. हर एक पर्सन को राइट टू वोट प्रैक्टिस करने के लिए या पॉलिटिकल राइट ये प्रोवाइड किया गया. अब हम पढ़ते हैं ज़रा हमने लिखा क्या है. एज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, या जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस को अटेन किया है, एवरीबडी अबव अ सर्टेन एज got the right to vote. This was surprising because in the western countries females supposed to struggle a lot to achieve this right, but in India every adult, either a male or a female or belongs to any class, community, language or religion, they have this right and they can cast their vote to their representatives. और बाद में 61 अमेंडमेंट किया गया 1988 के अंदर, और उस अमेंडमेंट के बाद 21 का जो एज ग्रुप हम लोगों ने सेट किया था उसे हमने 18 ईयर्स के अंदर चेंज किया. और ये बेटा मैं लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रही हूँ. पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 18 ईयर्स तक के, क्योंकि इलेक्शंस बेसिकली इन्हीं के लिए होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की जा रही है. नेक्स्ट है बेटा सेक्युलरिज्म. हमने पहले भी बात की इसके बारे में लास्ट वीडियो में. सेक्युलरिज्म वर्ड आप हमेशा याद रखें, इट इज़ रिलेटेड विद दी रिलीजन. बेटा दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सोवरन, ये डिसीजन मेकिंग पावर के रिगार्डिंग है. सेक्युलर वर्ड आप डायरेक्टली लिंक करके रखेंगे किसके साथ, रिलीजन के साथ. और ये कहा गया कि इंडिया में हर एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी ताकि किसी भी टाइप की डाइवर्सिटी को हार्म ना पहुँचे, यूनिटी को हार्म ना पहुँचे. और हम लोगों ने एक नया मॉडल बनाने की कोशिश की जहाँ पर हमने कहा कि एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एक अलग मॉडल है, इंडियन सेक्युलरिज्म एक अलग मॉडल है. हम इसे पढ़ेंगे, जो आपका सेकंड बुक है उसके अंदर. वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है बेटा वो हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टेट या जो भी रूलर्स हैं उन्हें रिलीजन के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. दो अलग अलग पाथ्स पे रहकर, एक तरफ रिलीजन
एक तरफ गवर्नमेंट, ये दोनों ऐसे काम करेंगे, दोनों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट इंडिया में इस आइडिया के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजन्स बहुत सारे हैं और हमें उन सभी के रिगार्डिंग या उन सभी की रिस्पेक्ट करते हुए उन सभी को प्रोटेक्शन देने की भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कुछ ऐसे कम्युनल राइट्स हो जाएं, पास्ट में ऐसा हम लोगों ने प्लान किया, तो हमें उन सब आइडियाज़ को ध्यान में रखा कि हो सकता है फ्यूचर में कभी लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े या माइनॉरिटी रिलीजन्स को हमारी ज़रूरत पड़े, तो हमें एज अ गवर्नमेंट हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हमने इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को तैयार किया, जहाँ पर हम किसी रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे, हम किसी भी रिलीजन के फेवर में जाके कोई स्पेशल राइट्स नहीं देंगे, क्योंकि भाई आप पॉपुलेशन में कम है तो हमें आपकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब भी ऑब्जेक्शन उठता है किसी भी रिलीजन के रिगार्डिंग नेशन की यूनिटी को ध्यान में रखते हुए, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वरना नहीं। नेक्स्ट इज नेशनल आइडेंटिटी। जैसे कि अभी आपको कहा कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश की गई, जहाँ पर इंडियन होना कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जब स्टेट आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं कि हम लोग पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, तो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। हमारे लिए वन कम्युनिटी की बात करनी है, और वन कम्युनिटी क्या है, दैट वी ऑल आर इंडियंस। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देना है। यहाँ पर क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, बहुत सारे ग्रुप्स हमें मिलते हैं, बट इस डाइवर्सिटी के अंदर हमें यूनिटी को ढूंढना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तभी यूनिटी मेंटेन हो पाएगी। माइनॉरिटी चाहे लैंग्वेज बेस्ड हो, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारी जो बेस है, हमारी जो नींव रखी गई है, वो किस पे है कि डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी मेंटेन करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नेशंस को कहाँ आती है, आप जब बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्लास 10th में, जब आप श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो आप देखते हैं कि एक नेशन में 2 या 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कितनी सारी डिस्टर्बेंस। और हमारे यहाँ पे तो हर 1 किलोमीटर के बाद आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, या कुछ किलोमीटर्स के बाद अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग मिलते हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि हम हर एक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दें और माइनॉरिटीज़ का, मेजॉरिटीज़ का, दोनों का ध्यान रखा जाए। Respect for the diversity was important because Indian society is a hereditary basic society है, जहाँ पे hierarchical सिस्टम बनाया गया है। hierarchical सिस्टम आपको पता है कि हम लोग कास्ट सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में, जहाँ पर ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, शूद्राज हैं, ठीक है, वैश्याज हैं। तो इन सभी कम्युनिटी को भी हमें ध्यान रखना है कि जो डिवीजन है विच वॉज बिगनिंग में वर्क बेस रहा, फिर बर्थ बेस पे कन्वर्ट हुआ, उसकी वजह से ये जो हायरार्किकल सिस्टम कन्वर्ट हुआ सोसाइटी का, इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट की, टिल डेट डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का जो एक आइडिया है, ये हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट हैज़ डिवाइडेड पीपल इनटू हायर टू द लोअर caste groups, and also when there is a inequality in society, the communities tend to become rivals। जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो कम्युनिटीज़ आपस में फ़ाइट करेंगे, तो वो फाइट ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंड दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दैट्स वाई दे हैव मेड फ्यू कम्युनिटीज़ रिलेटेड विद द फीमेल राइट्स, रिलेटेड विद द माइनॉरिटीज़ राइट, एंड रिलेटेड विद द डाइवर्सिटी। To overcome this problem, our constitution recognizes community-based rights. One such right is right to religious communities to establish and run their own educational institutions। बेटा आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। कुछ स्कूल्स के बारे में आपने सुना होगा जहाँ पर नैतिक शिक्षा है, या बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है, जैन धर्म के बारे में बताया जाता है। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू सीखने को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, या उर्दू एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज की तरह बच्चों को पढ़ने या सीखने के लिए कहा जाता है। जब लोग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने पावर दी है कि आप ये काम कर सकते हैं।
ताकि आपका जो कल्चर है, आपकी जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। अगर गवर्नमेंट उनको ये सब हेल्प नहीं करेगी तो शायद कुछ टाइम बाद उर्दू बोलने वाले लोग शायद ना मिलें। कुछ टाइम बाद जो फ्यू कम्युनिटीज़ हैं, जैसे पारसीज़ हैं, जैनीज़ हैं, बुद्धिज़ हैं, शायद ये कम्युनिटीज़ इंडिया में ख़त्म हो जाए या फिर इंडेंजर हो जाए। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, डाइवर्सिटी भी मेंटेन करनी है, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है और यूनिटी का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल जस्टिस इंडिया में है, आपका इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया में है। सोशल जस्टिस भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल जस्टिस है। Our Indian Constitution did not adopt liberalism in the classical sense। आप एक चीज़ थोड़ा टर्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लिबरलिज्म का मतलब है बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड या बहुत ज़्यादा ओपननेस की बात नहीं की गई है। अगर हम बहुत ज़्यादा ओपननेस की बात करते हैं तो हो सकता है कि सोसाइटी के कुछ लोग सभी को इक्वल माने और कुछ लोग सबको इक्वल ना माने। और एक क्लासिकल सेंस में बात की गई है कि हर एक पर्सन, हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप जो इंडिया में रह रहा है वो कहीं ना कहीं राइट्स और पावर्स को एंजॉय कर सके और किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को फेस करे बिना। इट मीन्स दैट देयर वॉज नॉट कंप्लीट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म है, ओपननेस है, राइट्स भी हैं, पावर्स भी हैं, बट लिमिटेड फॉर्म में। इसके अलावा रेदर लिबरलिज्म विद सोशल इक्वालिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। आर नेशनल लीडर्स थ्रू थॉट दैट कंप्लीट फ्रीडम विल नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर द वीक एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है दैट कि हम है ना फ्रीडम की जब बात करते हैं, जब आप सेकंड बुक पढ़ेंगे तो फ्रीडम को ना कुछ अलग अलग मीनिंग में समझते हैं। अब तक आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है? अब तक आपके लिए फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। हर चीज़ को करने की परमिशन आपको मिलनी चाहिए तो आप फ्री हैं। या अगर आपके ऊपर किसी भी टाइप के ऑब्लिगेशंस या ऑब्जेक्शंस ना उठाए जाएं कि आपने ये काम क्यों किया या आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। हम लोग जब फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है पॉजिटिव फ्रीडम, विच मीन्स टू से हम वही काम करें या उसी काम को करने की आज़ादी की डिमांड कर सकें या करें जिस काम को करने से किसी दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे लोगों को हार्म ना पहुंचे। और हो सकता है कि अगर आप लोगों को पूरी तरीके से फ्री कर देंगे, जिसको आप नेगेटिव फ्रीडम की तरह डिफाइन करते हैं, कि पूरी तरीके से अगर फ्री कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि जो रिच है, जो मस्कुलैरिटी के बेसिस पर पावरफुल है, वो वीकर सेक्शंस को, लेस पॉपुलेशन वाले सेक्शंस को, माइनॉरिटी सेक्शंस को या मार्जिनलाइज्ड जिनके पास ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है, साइडलाइन कर दिए गए हैं मेन स्ट्रीम से, उनको शायद दबाने की या उनके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने नेगेटिव फ्रीडम नहीं दी है, हमने कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी है, हमने फ्रीडम दी है बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल यू एंजॉय राइट टू स्पीक या राइट टू एक्सप्रेस, बट आपको ये भी कहा जाता है कि आपको बोलने का अधिकार है, आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि आप कुछ ऐसा ना बोलें या आप कुछ ऐसा ना कहें जिससे नेशन की यूनिटी हार्म हो, जिसकी हेल्प से कोई कम्युनल राइट डेवलप हो जाए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन है। ये क्या है? आपको कंप्लीट फ्रीडम तो मिलती है बट कुछ ऑब्लिगेशंस के साथ। Therefore, they introduced reservation for the SCs and the STs, for the females and for the OBCs and for the other communities as well, कि कहीं ना कहीं आप फिज़िकल जो हैंडीकैप हैं उनको कुछ राइट्स दें, रिजर्वेशन दें, कुछ SC कम्युनिटीज़ से जो आते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। एंड आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव के लिए, ताकि सोसाइटी में जस्टिफाइड तरीके से अब तक जितने भी डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस हैं उनको वो पावर, उनको वो अथॉरिटी, उनको शायद अपने आप को मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने की फील्ड या फिर एक पाथ प्रोवाइड किया जा सके, ताकि पास्ट में जितना भी इनजस्टिस हुआ है उसे वो ओवरकम कर सके। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल फ्रीडम। दैट इंडिविजुअल फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट और एज इम्पॉर्टेंट एज दी सोशल फ्रीडम और दी कम्युनिटी फ्रीडम।
क्योंकि हमारे लिए हम लोग जब बेटा एक वर्ड पढ़ते हैं सोशलिस्ट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये वर्ड पढ़ा दैट इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, वेयर मीन टू से कि आपके लिए सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमें ये भी पता चलता है और ये कहा जाता है दैट कि सोसाइटी के साथ साथ इंडिविजुअल पर्सन की भी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ ध्यान रखी गई दैट कि किसी भी पर्सन की फ्रीडम को हार्म ना किया जाए, किसी भी पर्सन की फ्रीडम या हर एक पर्सन के फ्रीडम को प्रिजर्व करने की, सुरक्षित रखने की, उसको प्रॉब्लम ना फेस हो, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम की सिक्योरिटी आपको कहाँ से मिल रही है, फंडामेंटल राइट से मिल रही है। अगर आपके राइट्स छीने जाते हैं, कोई आपको राइट्स को प्रैक्टिस करने की पावर ना दे, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम का एक पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरलिज्म। हम लोग बेटा फेडरलिज्म की जब बात की है तो हमने क्वाजी फेडरल वर्ड यूज़ किया है, या इसके लिए वर्ड यूज़ होता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म। आप लोग सिमेट्री चैप्टर पढ़कर आए हैं मैथ्स में, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या सॉरी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, बिल्कुल इक्वल डिवीजन उसका होता है। जैसे कि आप लीफ का डिवीजन करते हैं, आपने बैग का डिवीजन किया, लैपटॉप का डिवीजन किया, फ़ोन का डिवीजन किया, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें पढ़े हैं जब आप सिमेट्री वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि दैट वी आर नॉट प्योर फेडरलिस्टिक, हम लोग पूरी तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करते, हम लोग असिमेट्रिक फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग कुछ स्टेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ स्टेट्स को कम, या यहाँ पर ये कहा जाए कि आप कुछ स्टेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। रीज़न बिहाइंड कोई ऐसा नहीं कि ये स्टेट ज़्यादा अच्छे हैं या फिर यहाँ के लोकेलिटी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए दिया गया है ताकि वहाँ के लोगों के साथ आप उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, आप वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल्स के लिए, आप वहाँ पर रहने वाले लोगों के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। और स्पेसिफिकली जब बात की गई है ये जो स्पेशल पावर वाले स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट ज़्यादातर वो हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि शायद स्टेट गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, बिकॉज दे आर एन लाइक कंपैरेटिवली ज़्यादा टच में रहते हैं, तो इसलिए उनको पावर्स दी गई है। जैसे कि स्पेसिफिकली नागालैंड की बात की गई है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ के स्टेट्स को ज़्यादा पावर है। गोवा जब इंडिया में ऐड हुआ 1960s के बाद, तो उसको भी यूनियन टेरिटरी, मतलब बेसिकली ज़्यादातर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं एक तो वो भी इसमें आती हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज़ में नहीं आते बट स्टिल वो ज़्यादा पावर एंजॉय करते हैं। तो आर्टिकल 371A के अंदर हमने कुछ स्टेट्स को ऐड ऑन किया है जो कि डिटेल में बताते हैं कि उनके पास कौन सा राइट है और कौन सा स्पेसिफिक राइट या स्पेशल राइट उनको दिया गया। हर एक स्टेट के पास अलग अलग रीजंस है। जम्मू कश्मीर इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एक ऑब्जेक्शन वाला एरिया आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसको कुछ अलग से प्रायोरिटीज़ भी दी गई हैं। ऑल्दो प्रेजेंट टाइम पीरियड में वो पावर्स और वो अथॉरिटीज़ कम कर दी गई हैं, या ये कहा जाए कि बहुत कम पावर्स और अथॉरिटी उसके पास रह गई है, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंडर, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को एक इम्पॉर्टेंट पावर या इम्पॉर्टेंट राइट दिया गया था, वेयर उनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, उनके पास इंडियन पार्लियामेंट की बातों को डायरेक्टली इम्पोज करने के लिए दे वर नॉट बाउंड, वो खुद की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है जो उनकी काम करती है, उसके लिए वो ज़्यादा बाउंड थे। तो ये सभी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा आर्टिकल 370 सस्पेंड कर दिया गया है। बट स्टिल वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो आप उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, स्पेसिफिकली चैप्टर आएगा आपके पास। तो these are the philosophies that we have used. I hope you will be able to understand it. आपने सम अप करते हुए आपने याद रखना है पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, एक बेसिक वैल्यू इज़ एक बेसिक रीज़न जो हमें ये समझाता है कि हमने कौन सा वर्ड किस कारण की वजह से ऐड ऑन किया है, और उसके पीछे को किस, या उसके पीछे के जो कारण है उसे किस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने उसे जस्टिफाई किया है। तो वो सब जस्टिफिकेशन हमारे पास है कि हमने ये वर्ड्स क्यों ऐड किए हैं।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे।